हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आज के वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो तलाक के केस में सबसे अहम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की। इसमें हम कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस किस आधार पे तय होता है और किस आधार पे ये रिजेक्ट हो जाता है। और हमारे साथ जो इसका जवाब देंगे, उन्हें इस फील्ड का करीब 40 साल का एक्सपीरियंस है। और सर, अभी आप देख रहे हैं सर उपस्थित हैं सामने। और सर का नाम है श्री ए बी वाजपेयी जी। और सर कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और सर करीब 40 साल का अनुभव रखते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में। और आज हम इनके द्वारा ही ये सब जानेंगे कि जो मेंटेनेंस के मुद्दे होते हैं, मेंटेनेंस के जो केस होते हैं, वो किन किन आधारों पर जायज ठहराए जाते हैं या मेंटेनेंस उनमें अप्रूव किया जाता है, या कौन से ऐसे आधार होते हैं जिनमें मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आपने टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कई बार क्या होता है कि लोगों को सही कानून की या पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज यही एक ऐसा मुद्दा हम लोग लेके आए हैं। तलाक के ज्यादातर केसों में मेंटेनेंस सबसे अहम माना जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ कि मेंटेनेंस के क्या आधार होते हैं मिलने के, किन आधारों पे मेंटेनेंस तय किया जाता है। मेंटेनेंस जो है वो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में लेडीज विवाहिता पत्नी अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए या फादर और मदर 125 में ला सकते हैं बेटे के खिलाफ में। अच्छा। और उसमें यह है कि अगर लेडी को उसके हस्बैंड के द्वारा प्रताड़ित करके घर से हटा दिया जाता है, उस कंडीशन में वाइफ जो है अपने हस्बैंड के खिलाफ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ओके। लेकिन उसमें जेन्युइन रीजंस होना चाहिए अलग रहने का। ओके। ऐसे कौन से आधार होते हैं जिसमें मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर कोई लेडी वाइफ बिना किसी रीजनेबल रीजंस के अपने पति से अलग रहती है, उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार नहीं होती। और अगर इसके अलावा अगर वो सेल्फ अर्निंग हैंड है, अच्छी पढ़ी लिखी है, हस्बैंड उसके मुकाबले में नहीं इनकम है और स्वयं आय अर्जित करती है, हस्बैंड से ज्यादा इनकम है, तो उस कंडीशन में वो मेंटेनेंस को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। अगला सर, जैसे ये बात तो हो गई पत्नी की। बात करते हैं जैसे पति की। तो क्या ऐसी कोई संभावना होती है कि पति भी मेंटेनेंस लेने का हकदार होता है। पति अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस प्राप्त करने का हकदार नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24, जिसमें कि प्रत्येक तरह के मैट्रिमोनियल विवाद में जो कि उसमें एज ए मिसलेनियस केस दर्ज होता है, मिसलेनियस एप्लीकेशन आती है जी। उसमें दोनों पक्ष में अगर जिसकी इनकम है, मान लीजिए हस्बैंड की बेरोजगार है, नहीं कोई इनकम है, तो सेक्शन 24 वो मेंटेनेंस सिर्फ दौरान मुकदमे का, जब तक कि वो मैट्रिमोनियल केसेस जस्ट लाइक जुडिशियल सेपरेशन, जस्ट लाइक एज ए डाइवोर्स या सेक्शन 9, इस तरह के मैटर्स में जो भी मैट्रिमोनियल विवाद में फॉर द पर्पज ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उस केस में जहाँ 24 लाई करती है हिंदू मैरिज एक्ट की, उस कंडीशन में अगर लेडीज की इनकम अपने हस्बैंड के मुकाबले अच्छी है तो उसमें हस्बैंड क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपनी वाइफ से। अच्छा। कौन कौन सा लोग मेंटेनेंस लेने के हकदार हो सकते हैं 125 के तहत। वो मैंने जैसे पहले भी बताया, वाइफ अपने हस्बैंड से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और फादर और मदर अपने बेटे से
अंडर सेक्शन 125 में मेंटेनेंस ले सकते हैं। मदर फादर अपनी क्या सास ससुर यानी कि अपनी नहीं। बहू से भी लेने के हकदार होते हैं मेंटेनेंस? वो डोमेस्टिक वायलेंस में है, लेकिन 125 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसमें कि लोग लेडी कोई अपने सास ससुर से मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। नहीं, माता पिता मतलब सास ससुर अपनी बहू से प्राप्त कर सकते हैं मेंटेनेंस? सास ससुर के लिए तो फिर ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएं, या फिर अगर डोमेस्टिक वायलेंस कोई हुई है, या फिर वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जा सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रावधान है, ऐसा कानून में प्रावधान अलग है अलग कि अलग अलग कानून में अलग अलग देखा जाता है। सीआरपीसी में ऐसा कोई 125 में नहीं है कि जिसमें कि वो सास ससुर अपनी बहू से मेंटेनेंस लें। सास ससुर बहू जरूर अपने सास ससुर से ले सकती है। वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 19 के तहत। वो भी उस केस में अगर उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया हो, और लेकिन उस केस में उसको अपने फादर को भी पक्षकार बनाना पड़ता है। यानी कि लड़की को अपने पिता को भी पक्षकार उसमें बनाना पड़ेगा। पक्षकार फादर की इनकम भी देखी जाएगी, और उसके बाद ससुर के ऊपर लाइबिलिटी आती है। और वैसे डोमेस्टिक वायलेंस के तहत एक अलग प्रावधान है उसमें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमें और हमारे दर्शकों को दी है, और आशा करते हैं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें दोबारा टाइम देंगे और हमारे चैनल में आप आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और लीगल की ऐसी ही जानकारी आप लोग प्राप्त करते रहिए फ्री में। और अगर किसी भी तरह का, ये कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह का आपको मेंटेनेंस या कोई भी परेशानी है लीगल से रिलेटेड, तो आप सर से आप संपर्क कर सकते हैं। सर का जो चैम्बर है वो शताब्दी अधिवक्ता भवन में है, 2nd फ्लोर में, और सर कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। 40 साल का सर अनुभव रखते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत मतलब आपको एक अच्छी लीगल एडवाइस मिल सकती है यहाँ से। सिर्फ सजेशन है, अगर आपको लगता है किसी तरह की सहायता लेने के लिए